योगा। नमस्कार। तो आज हम लोग दूसरे पेपर के फोर्थ यूनिट में जो पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, उस पर चर्चा करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है स्वस्थवृत्त, उसको हमने देख लिया था। उसके आगे है हेल्थ एंड डिजीज इन योगिक पर्सपेक्टिव। तो ये हेल्थ और हेल्थ डिजीज और उससे रिलेटेड आपके जो रिसर्चेज हो सकते हैं, इन बिंदुओं पर हमारी चर्चा आज केंद्रित रहेगी। आज की बात शुरू करें उससे पहले एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, शरीर स्थिर, मन शांत, आंखें बंद, चेतना भ्रूमध्य में, उगते हुए सूर्य का ध्यान। ओम उच्चारण के लिए गहरी सांस अंदर लेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रार्थना कि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, social and spiritual well-being, not merely the absence of any disease and infirmity. ये WHO का कंसेप्ट है। स्वास्थ्य क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक समृद्धता दिखाई दे, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु वो जुड़ी हुई है, वो ये कि नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज एंड इन्फर्मिटी। जनरली क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि भाई योग किया करो, तो सबसे पहले बोलते अरे मैं क्यों योग करूं, मैं कौन सा बीमार हूं। मतलब ये है कि योग उसको करना चाहिए जो बीमार है। ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि यदि आप बीमार नहीं हैं, चीज नहीं है और कोई इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, इतने से हम नहीं मान लेंगे कि आप स्वस्थ हैं। हो सकता है मॉडर्न मेडिसिन के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, जो हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, है ना, क्या बेसिक चीजें हम लोग देखते हैं, क्या पल्स रेट देखते हैं, रेस्पिरेशन रेट देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं तो फिर हम ब्लड शुगर चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। हो सकता है कि ये सब पैरामीटर्स पे, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे आप फिट हों, फिजिकली फिट हों, लेकिन इसका मतलब डॉक्टर या जो भी आपका डायग्नोस करने वाला है वो कह देगा आपको कोई बीमारी नहीं है, कहेगा कि नहीं कहेगा? क्योंकि जो टूल्स हैं, जो डिफरेंट टूल्स बने हुए हैं, वो हमारी बीमारियों को हो सकता है कि चेक न कर पा रहे हैं, या फिर दूसरे कभी कभार हमें सर्दी, खांसी, बुखार, हल्की फुल्की बीमारियां हो जाती हैं एलर्जेंट्स, इन्फेक्टेंट्स की वजह से।
तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो, उसमें हमारा ईएसआर लेवल कम हो जाता है। इसमें हमारा इन्फेक्शन, बॉडी का इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है कि वो भी ठीक हो। ये जो डिफिनीशन है वो ये कहता है कि केवल किसी रोग का नहीं होना, हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से बीमार ना हो, केवल किसी इन्फेक्शन का नहीं होना, किसी एलर्जेंट को आपके शरीर को प्रभावित ना करना, ये स्वास्थ्य की सीमा नहीं है, ये स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। अपने आप को आप इतने में ही स्वस्थ नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर ये दूसरी लाइन हालांकि पहले होनी चाहिए, लेकिन पहली लाइन जो कहती है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली द एनी एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज एंड इन्फर्मिटी। तो किसी रोग या बीमारी या इन्फेक्शन का ना होना हमारे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य की निशानी किसको कहते हैं कि जब हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशली संतुलित अवस्था में। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप, जैसा कि हमने कहा, फिजिकली आप फिट हो, जितने भी दादागिरी करने वाले लोग हैं, हाँ? जिसको आप तथाकथित भाई कहते हैं, है ना, गली में घूमते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तो वो फिजिकली तो फिट होते हैं ना, लेकिन क्या आप उसको स्वस्थ कहेंगे? फिजिकली भले फिट हो सकते हैं लेकिन कंप्लीट फिट नहीं है। यदि वो कंप्लीट फिट होते तो ऐसी असामाजिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होते, ठीक है ना। तो कई सारे आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो सकते मिलेंगे। अच्छा, हो सकता है कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही ठीक हों, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अनसोशल होते हैं, और साइकोलॉजी कहती है कि ये अनसोशल लोग ही एंटी सोशल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। अनसोशल क्या? जिसको कि न समाज से कोई लेना देना है, न समाज का उससे कोई लेना देना है, समाज में कोई सहयोग नहीं, पड़ोस में कौन रह रहा है, पड़ोसी की क्या समस्या है, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने काम से बाहर निकले, काम करके वापस आए, कुंडा बंद, पड़ोस में आग लगे, उसे मतलब नहीं। ये क्या है? ये सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा नहीं है। आजकल लोग खूब कहते हैं, मतलब बहुत ही कॉमन हो गया है कि यदि समाज में आप रहते हैं और आपको थोड़ी डिग्निटी मेंटेन करनी है तो आजू बाजू वाले से बात नहीं करते। क्यों? वो हमारे लेवल का नहीं है। तो ऐसी मानसिकता क्या है? ऐसी मानसिकता हमें हमारे मानसिक रूप से बीमार होने को परिलक्षित करती है। जो व्यक्ति सामाजिक होगा, इसका मतलब वो भावनात्मक रूप से ऊंचा उठा हुआ व्यक्ति, उसे भावनाएं हैं, वो किसी के दुख में दुखी होता है, किसी के सुख में खुश होता है। और जो अनसोशल व्यक्ति हैं उनको बगल वाले से कोई लेना देना नहीं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो ये डेफिनेशन है, जिसमें कहा गया है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, उसमें ये स्पष्ट किया गया है, उसको यदि व्याख्या करें, कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों, इतना ही नहीं, आपको सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए।
और इसके ऊपर एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, वो है स्पिरिचुअल। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं बहुत सोशल होते ही नहीं होते। आपके दुख में सबसे पहले वही आते हैं जो भी, क्योंकि उनको आने वाले दिन में वोट मांगना है या अपने नेता के लिए वोट मांगना है, या स्वार्थ वही बस ही सही, लेकिन वो आपके सुख दुख में शामिल होते हैं। लेकिन या हो सकता है वोट मांगने वाले ना भी हों, केवल अपना रिकॉग्निशन ही चाह रहे हों, समाज में लोग हमें इज्जत सम्मान से देखें। लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ जाता है, और वो हमने उसका ये करा दिया, हमने उसका वैसा करा दिया, हम तो ये इतने, हमारी तो यहाँ पहुँचान, हमारी वो काम, वो ये आध्यात्मिकता की कमी बतलाता है। जो आध्यात्मिक रूप से मजबूत लोग होंगे, यानी कहिए कि हमारा यहाँ पे जज किया जाए तो आध्यात्मिक रूप से आप स्वस्थ नहीं हैं, तो फिर जो अहंकार है, जब आदमी स्पिरिचुअल नहीं होता है तो ये ईगो बढ़ता है, और ईगो बढ़ता है तो फिर आज तो आप बहुत सम्मान से पेश आ रहे हैं, कल हम आपके पास गए कि जी हमारा ये काम करा दो, तो आप कुछ अलग ही ऐंठ में दिखाई देते हैं। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, हाँ हाँ रख दो इधर, देख लेंगे तुम्हारा काम। ये क्या है? अब आप सोशल होते हुए भी व्यावहारिक नहीं है ना? तो ये जो चौथा बिंदु है आध्यात्मिकता का, वो महत्वपूर्ण है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसके भीतर संवेदना होती है, करुणा होती है, क्षमाशीलता होती है, ममता होती है, दया होती है, उदारता होती है। कई सारे आध्यात्मिक वर्च्यूज हैं, कई सारे स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स हैं जो उस व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है, या कहिए कि ये सारे कंपोनेंट्स यदि हमारे अंदर हैं तो हम स्पिरिचुअली हेल्दी हैं। या यदि हम कंप्लीट हेल्दी हैं तो हमारे शारीरिक सौष्ठवता के साथ साथ, मानसिक संतुलन के साथ साथ, सामाजिक समरसता के साथ साथ आध्यात्मिक प्रवृत्तियां भी हमारे भीतर होनी चाहिए, तब हम संपूर्ण स्वस्थ कहे जाएंगे। केवल हमारे शरीर में बीमारियों का ना होना स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। ठीक है ना? ये जिनेवा में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, उसमें ये परिभाषा सर्वसम्मति से प्रस्तावित की गई, और वो सर्वसम्मति से मान्य भी हो गई। हालांकि इससे पहले एक और परिभाषा थी जिसमें था, ये थोड़ी सी बदली परिभाषा थी, जिसमें स्पिरिचुअल वर्ड नहीं था। हेल्थ इज ए डायनामिक स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। उसमें स्पिरिचुअल वर्ड नहीं था। लास्ट जो कन्वेंशन हुआ जेनेवा में, उसमें WHO ने इसे स्पिरिचुअल वर्ड को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि उसको सब प्रपोज भी कर दिया, और वो सब जगह फर्दर फ्लरिश भी हो गया। अब यदि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा को ध्यान में देखें तो अब देखते हैं कि ये परिभाषा भी हमारी जो परिभाषा है आयुर्वेद में दी गई पुरानी, उसकी तुलना में अभी भी थोड़ी कमजोर है। आप सब योग के छात्र हैं और आपको पता होगा कि आयुर्वेद कैसे परिभाषित करता है स्वास्थ्य को। समदोषः समाग्निश्च समधातु मूलक्रिय प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते।
तो हमारे शरीर में वात पित्त कफ 3 तरह के दोष होते हैं। ये तीनों दोष साम्यावस्था में होने चाहिए। उसके बाद समदोषम समाग्निश्च। हमारे शरीर में अग्नियां हैं, कई सारी अग्नियां हैं। कितनी? 14 प्रकार की अग्नियां होती हैं। वैसे तो 13 कही जाती है। वो उसमें से वाताग्नि, पित्ताग्नि, कफाग्नि, ऐसे ही रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, और इसी तरह से जितने हमारे दूष, धातु और मल है, उन 13 तरह की अग्नियां होगी। और 14वीं है जठराग्नि। तो ये सभी अग्नियां साम्यावस्था में, मुख्य रूप से जठराग्नि। जठराग्नि सही रहेगी तो भोजन अच्छे से पचेगा, और जो रस हमारे शरीर में पचने के बाद जो रस बन के आया है, वो पूरे शरीर को समान रूप से, या कहिए कि विशेष रूप से उसका न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी को मिल पाएगा। तो जठराग्नि का प्रबल होना, स्वस्थ होना जरूरी है। सम दोष समाग्निश्च। तो तीनों दोष साम्यावस्था में हो, न वात भरा हुआ हो, न पित्त भरा हुआ हो, न कफ भरा हुआ हो। कभी भी कोई एक चीज दूषित होगा तो उससे संबंधित बीमारियां होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? जैसे कफ बढ़ेगा तो हमें कफ से संबंधित दोष होंगे, दमा होगा, श्वास से संबंधित बीमारियां होंगी। पित्त बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन होगा, हाइपर एसिडिटी होगी, स्किन एलर्जी होगी। यदि वात बढ़ेगा तो जॉइंट्स पेन होंगे, कमर दर्द होगा, गर्दन दर्द होगा, गैस की समस्या होगी। तो वात पित्त कफ तीनों साम्यावस्था में हो, सभी अग्नियां साम्यावस्था में हो, सातों धातु साम्यावस्था में हो। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु हैं। रस हमारे शरीर में डिफरेंट जो हॉर्मोन्स हैं या डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं, जो हमारा म्यूकस है, लार है, ये सारे रस हैं। रक्त तो आप समझते ही हैं, ब्लड। मांस, जो हमारी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं। मेद, जो फैट है बॉडी के अंदर। अस्थि, हड्डियां। मज्जा, बोन मैरोज। शुक्र, सेमन। तो ये जो सातों धातु हैं, वो सब ऑप्टिमम लेवल पे हेल्दी हो, सभी स्वस्थ हो। तो क्या क्या हो गया? समदोष, समाग्निश्च, सम धातु, मल क्रिया। मल, 3 तरह के मल होते हैं। श्वेत, मूत्र और पुरीस। आप कहेंगे कि इसका होना जरूरी है क्या, और ये कैसे हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं? हमारे बॉडी में पसीने का होना जरूरी है। कई लोगों को ज्यादा पसीना बहता है, तो जिनके ज्यादा पसीना बहता है उनके चेहरे पे झुर्रियां जल्दी आती हैं। इसीलिए महिलाएं खूब सारा मेकअप करती हैं ताकि पसीना ना निकले। करती ही नहीं करती हैं, और उससे
स्किन जो है अंदर से फर्म रहता है। हालांकि डिफरेंट जो केमिकल्स आजकल आ गए हैं उसके साइड इफेक्ट भी हैं, और यदि नेचुरल चीज़ें जो हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो यदि यूज की जाए तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो पसीना हमारे शरीर में निकलना भी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं निकलना चाहिए। तो इसलिए फॉर्म कंडीशन में अपने स्किन को बनाए रखने के लिए पसीने का संतुलित होना बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे कि वो तो ठीक है, पसीना तो मान लिया, मूत्र मूत्र भी वैसा ही है। यदि हमारे शरीर से ज्यादातर पानी निकलता रहेगा, पानी को मेंटेन भी तो करना होता है। एक सेल, कल जैसे कि हमने चर्चा की थी, हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में 90% वाटर है। हर सेल को वाटर चाहिए, तो शरीर में पानी का होना जरूरी है। यदि हम यूरिनेट कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप देखते हैं कि कभी कभी गर्मियों के दिन में जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं, कहते हैं इसको जल्दी सलाइन चढ़ाओ, ग्लूकोज चढ़ाओ, पानी मेंटेन करना है। तो न उसको रोक के रखना चाहिए और न उसको फ्रिक्वेंटली थ्रो करना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अच्छा सर, उसके बाद तीसरा मल। मल तो बहुत बेकार चीज है, उसको तो बाहर नहीं। ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं उनकी तुलना में जो डायरिया के पेशेंट हैं वो जल्दी मरते हैं, उनकी आयु कम होती है। वजह क्या है? ये जो हमारा इंटेस्टाइन है या रेक्टम है, उसका उसके इनर सरफेस को जो फर्मनेस मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है, वो उसके अंदर के जो हम बॉडी में खाते हैं, यहाँ से अंदर जाता है ग्लोमेरुलस के रूप में, और वो स्टमक में काइम के रूप में कन्वर्ट होता है, और वो जो काइम है वो इंटेस्टाइन में फ्लो करता रहता है। तो उस इंटेस्टाइन के की अपनी एक विड्थ है ना। आप देखिए कि जैसे टायर है गाड़ी में, तो गाड़ी के अंदर टायर में यदि हवा कम होगी तो टायर पिचक जाएगा ना। और ऐसे टायर को, मतलब पिचके हुए टायर को आप ज़्यादा देर तक गाड़ी में नहीं चला सकते, ज़्यादा घिसता है। उसी तरह से जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक लेवल पे जो हमारा काइम बना हुआ है वो उसको फर्मनेस प्रदान करता है। तो उसके भीतर के सरफेस को एक सपोर्ट चाहिए, जो कि उसके भीतर से गुजरने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिसको कि हम मल कहते हैं, उसका उसके इनर वॉल में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज ये आंतें आपस में चिपक जाएंगी। आप देखते हैं लघु शव प्रक्षालन करने वक्त आपको तुरंत कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी आप क्या करो, पेट खाली हो गया, जल्दी खिचड़ी खाओ 45 मिनट के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा आप लंबे समय तक भूखे मत रहना। और खिचड़ी इसलिए खिलाते हैं ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट होकर इंटेस्टाइन में पहुंच जाए, क्योंकि इंटेस्टाइन को हमने खाली कर दिया। तो वो जो इनर सरफेस है उसमें एक सपोर्ट तुरंत चाहिए, वरना आते आपस में चिपक जाएंगे और फिर वो मुश्किल कर देगा। मुश्किल क्या कर देगा? फिर ऑपरेट ही ना करना पड़ जाए। तो मल का भी साम्यावस्था में होना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसमें ये भी है कि यदि आप पानी प्रॉपर नहीं पिएंगे तो मल जो है वो टफ हो जाएगा, टफ हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा, तो रेक्टम को उसको एक्सपेल करने में दिक्कत होगी। वो क्या है कि इनर वॉल को छोड़ देता है। तो ये जो स्किन है वो इनर वॉल जो है वो उसको धकेलने का प्रयास करता रहता है, लेकिन वो जो मल है उसके टच में नहीं है। इसलिए मल का भी संतुलित अवस्था में होना
जरूरी है। सोचिए ये सारी बातें यदि उन दिनों के वैज्ञानिकों की मानसिकता को, उनके थॉट प्रोसेस को देखें तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने कितना लंबा और कितना गहरा सोच रखा था और कितना अच्छा उनका विजुअलाइजेशन था। उस समय में आज जैसी पढ़ाई नहीं थी, आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज जैसा माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब स्टडी कर रखी थी कि ये चीजें हमारे शरीर में हमारे स्वास्थ्य को बनाने में कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो उन्होंने कब, आज से लगभग 5000 साल पहले आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा हो रखी है। क्या? समदूषण, समाग्निश्च, सम धातु, सातों धातुएं साम्यावस्था में, सम धातु मलक्रिया, मल भी साम्यावस्था में। आप सोचिए कि हर कंपोनेंट का ऑप्टिमम लेवल पे होना कितना जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गई फिजिकल बॉडी की बात, क्योंकि बॉडी किससे बना है? दूष धातु मलमूलम ही शरीरम। 3 तरह के दोष, 7 तरह के धातु और 3 तरह के मल, इससे हमारा शरीर बना है। तो अब तक जो हमने बात की सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिया, ये तो क्या हो गया? फिजिकल बॉडी की बात होगी। अब अगले लाइन में है प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। आत्मा, इंद्रिय और मन ये सब प्रसन्नावस्था में हो तब हमें स्वस्थ कहा जाएगा। तो आत्मा से मतलब क्या हो गया? स्पिरिचुअल बॉडी। मन से क्या हो गया? मेंटल बॉडी। और इंद्रियां क्या हो गई? ये हमारे सेंस ऑर्गन्स। देखिए, जब हम अच्छी चीजें देखते हैं तो हमारी आंखों को सुख मिलता है। जब हम अच्छी चीजें, अच्छे गाने सुनते हैं, अच्छी धुन सुनते हैं तो हमारे कानों को प्रसन्नता होती है। हम अच्छा कोई गंध लेते हैं तो हमारे नाक को पसंद आता है। हम अच्छा कोई स्वाद लेते हैं तो हमारे जिह्वा को अच्छा अच्छा लगता है, जिह्वा प्रसन्न होती है। और कोई स्पर्श हमें अच्छा जो फील गुड कराता हो तो उससे हमारे स्किन हेल्दी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इन इंद्रियों का प्रसन्न होना, फिर मन का प्रसन्न होना, इन इंद्रियों से जुड़ा हुआ हमारा मन है। इन सबको फील कौन करता है? इनको ऑब्जर्व कौन करता है? इनको अपने मतलब इन इंद्रियों के माध्यम से खुश कौन होता है? मन होता है। और इन सब के बाद इंद्रियां और मन खुश होंगी तो आत्मा प्रसन्न होगा। इन सारे कंपोनेंट के हेल्दी होने की स्टेट को क्या कहते हैं? स्वस्थ इत्यभिधीयते। तब हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो परिभाषा दी गई है वो WHO की परिभाषा से बहुत ज्यादा भिन्न तो नहीं है, लेकिन जो भिन्नता है वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देता है। तो ये 2 परिभाषाएं जो हेल्थ के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती हैं, मैं समझता हूं हेल्थ अपने आप में डिफाइन हो चुका है। और इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप माइक ऑन करके पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज हम कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज पे चलेंगे। नहीं, कोई सवाल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो बात करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज अकॉर्डिंग टू योग।
योग क्या है? योग तो आप जानते हैं, मास्टर्स किया है तो 2 साल पढ़ा होगा। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन है। कुछ भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होगी मुझे लगता है। पर योग के अनुसार स्वास्थ्य क्या है, या कहिए कि हेल्थ एंड डिजीज का कंसेप्ट क्या है, उस पे आने से पहले हम एक बार कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज को अपने तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो डिजीज है, डिजीज क्या है? डिस ईज, जब हम इजी महसूस नहीं करते। डिसऑर्डर क्या है? जब कोई भी चीज अपने ऑर्डर में ना हो, प्रॉपर ऑर्डर में ना हो। अपने सामान्य अवस्था से कुछ भी अलग है तो वो क्या कहलाएगा? डिजीज कहलाएगा। अब उसको यदि हम योग के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे, आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे, तो थोड़ा सा अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहती है? प्राकृतिक चिकित्सा तो ये कहती है कि बीमारियां दोस्त हैं, दुश्मन है ही नहीं। सुना होगा ना? सभी बीमारियां एक ही हैं, सबका इलाज भी एक ही है। सुना होगा ना? बड़े अजीब अजीब सिद्धांत हैं। अजीब नहीं है, बड़े ही सरल और तार्किक सिद्धांत हैं। उनका कहना है कि शरीर में यदि कोई विषाक्त तत्वों का समावेश हो जाता है, बेसिकली डिजीज है क्या, तो हमारे शरीर में एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, विषाक्त तत्वों का यदि एक्यूमुलेशन हो गया, एक जगह पे जमा हो गया, तो वो क्या है? वही बीमारी है और कुछ नहीं है। तो बीमारी का मतलब क्या हो गया? एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, यानी दूषित द्रव्यों का समावेश। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में कहा गया कि शरीर में जहां कहीं भी पेन है, उसका मतलब समझिए कि वहां पे वात है। यदि सर में दर्द हो रहा है, मतलब वात ट्रेवल करके वहां चला गया। घुटने में दर्द है तो मतलब घुटने में पेन वो आ गया। वात जो है, वायु विकार। पर योग क्या कहता है? योग भी इसी से मिलता जुलता करते हैं। योग का कंसेप्ट ये है कि प्राण तत्व जहां पे है वहां स्वास्थ्य है, जहां प्राण की कमी है वहां बीमारी है। जैसे आपके घुटने में दर्द है, तो वहां का प्राण क्या हो गया है? वहां का प्राण दूषित हो गया है। यदि आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएंगे और उस दूषित प्राण को वहां से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और
जो शुद्ध प्राण है उसको वहाँ प्रवाहित कर देंगे तो दोष वो आपका, दर्द आपका ठीक हो जाएगा। तो शरीर में जो पेन है, जो दुख है, जो दर्द है, जो बीमारी है, वो किस वजह से है? प्राण तत्व की कमी से। और सुख क्या है? प्राण तत्व की अधिकता। इसीलिए योग में सबसे ज्यादा बल प्राणायाम पे दिया गया, खास करके यदि हम हठ योग में जाएं। हठ योग का कंसेप्ट क्या है? हठ योग का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास प्राणायाम है। प्राणायाम से पहले के जो अभ्यास हैं, सटकर्म है और आसन है, वो किस लिए है? ताकि हम प्राणायाम कर सकें। शरीर पहले स्वच्छ होगा, फिर मांसपेशियां, या कहिए कि जो हमारा शरीर है वो सबल होगा, और तब हम प्राणायाम के योग्य होंगे। तो प्राणायाम के पहले के जो अभ्यास हैं वो किस लिए हैं? वो प्री प्राणायाम प्रैक्टिस है, सत्कर्म हो या आसन हो। अच्छा, प्राणायाम के बाद के जो अभ्यास हैं, मुद्रा या बंध, वो किस लिए हैं? प्राणायाम के सहयोगी अभ्यास हैं। प्राण को जब हम विस्तार कर रहे हैं तो वो प्राण हमारे शरीर के अंदर लॉक होके रहे, वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो। इसलिए हम ठुड्डी को यहाँ लगाते हैं, मूलबंध लगाते हैं, है ना, जालंधर बंध लगाते हैं, और विभिन्न मुद्राएं करते हैं ताकि प्राण जो है इसी में प्रवाहित हो, वो बर्बाद न जाए। हठ योग के अभ्यास में प्राणायाम को इसीलिए प्रमुखता दी गई कि इससे हम अपने प्राण तत्व की वृद्धि करते हैं, प्राण का आयाम करते हैं, प्राण का विस्तार करते हैं। तो योग के अकॉर्डिंग हम अपने स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देते हैं? प्राण के ऊपर। और इसीलिए उसमें क्या है? 5 तरह के प्राण बताए गए हैं मुख्य रूप से। ज्ञान, उदान, प्राण, समान, अपान। व्यायाम जो है पूरी बॉडी में है। उदान सर में, हाथ में और पैर में। प्राण छाती के आसपास, ऊर्ध्वमुखी है। समान नाभि के आसपास, वो क्षैतिज है। और अपान नाभि के नीचे, वो अधोमुखी है। जब हम बंद लगाते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं विशेष रूप से, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? उस अधोमुखी प्राण, जिसको कि हम अपान कहते हैं, उसको ऊपर लाना, और जो ऊर्ध्वमुखी प्राण है उसको नीचे लाना, और दोनों को समान के अंतर्गत मिलाना। इसीलिए कहा जाता है प्राणापानो सम्मुखित्वा, प्राण और अपान का समान में मिलाना। यही हठ योग का उद्देश्य होता है। इससे क्या होता है? इससे हमारा स्वास्थ्य ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता है। तो जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो 1948 का डेफिनेशन था, उसमें उन्होंने कहा था ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है ना? और जो जिनेवा कन्वेंशन के बाद आया, उसमें उन्होंने एक वर्ड जोड़ा, क्या? 1998 में उसमें एक जोड़ा उन्होंने, डायनामिक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। तो
इसके अकॉर्डिंग यदि हम हेल्थ के कंसेप्ट को देखें तो हमारा ये ऑप्टिमम लेवल पे प्राण का, यानी जहां पे हम अपने फिजिकल बॉडी को भी, मेंटल बॉडी को भी, स्पिरिचुअल बॉडी को भी, योग जब हम करते हैं, प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक उत्थान भी होता है। हम जो बंद मुद्रा और बंद लगाते हैं, इसे फिजियोलॉजिकली तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे इसकी क्या लाभ है, क्या इसके इफेक्ट्स हैं, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो उस ऑब्जर्वेशन के लिए हम देखते हैं कि जो सच्चे योगी हैं, दिखावा वाले नहीं, जो खाली फेसबुक और सोशल मीडिया पर अपने अच्छे अच्छे पोज का फोटो शेयर करते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया आसन लगा करके, है ना, हमको लगता है, आकर्षक लगता है वो, भाई बड़ा अच्छा योगी है, उच्च स्तरीय योगी है, अच्छा अभ्यासी है, आसन का अभ्यासी है। और चूंकि आप योग के मतलब पुराने लंबे अभ्यासी हैं, तो हमें तो कम से कम इतना समझ में आना ही चाहिए कि केवल आसन कर लेना अच्छे योगी के मतलब नहीं है। अच्छे और सच्चे योगी का मतलब तो तब है जब वो अपने क्रोध पर काबू पा ले, अपने अहंकार पर काबू पा ले, है ना। क्यों? क्योंकि महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग तो योग चित्तवृत्ति निरोध है, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो ये भी कहा है ना, समत्वम योग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। चाहे सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, यश हो, अपयश हो, ऐसे में यदि आप संतुलन बना लेते हैं तब आप योगी हैं। तो जनरली होता ऐसा नहीं है। जैसे ही आदमी को योग थोड़ा थोड़ा सधने लगता है, मतलब ये है कि उसने बढ़िया प्रैक्टिस कर ली, बढ़िया थोड़ा आसन वासन लगने लगता है, तो फिर वो अपने आप को अखिल विश्व योग गुरु कहना शुरू कर देता है। देखा होगा कई सारे अपने साथियों का स्टेटस देखा होगा, अखिल भारतीय योग गुरु, विश्व योग गुरु, और योग गुरु तो खैर बहुत ही हो जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय योग गुरु। तो वो हमें उनको समझाना चाहिए कि भाई तुम योग गुरु नहीं हो, तुम आसन गुरु हो। योग गुरु तो तुम बनोगे जब तुम योग जानोगे। तुमने तो जितना पढ़ा वो सब भुला दिया। अध्ययन तुमने किया ही है ना, आपके जितना ही अध्ययन किया है, मास्टर्स किया है, वो ये सारे थ्योरी उन्हें पढ़ रखे हैं, लेकिन वो सब एक किनारे रख दिया। अब क्या किया, अब थोड़े बाल बढ़ाए और थोड़ा बॉडी का शेप बनाया, जिम भी जाते हैं वो, बढ़िया बॉडी का शेप बनाया और फिर उस आकर्षक शरीर को अलग अलग एंगल से फोटो खिंचवाए और अंतरराष्ट्रीय योग गुरु बन गए। पर यदि हम रियल सेंस में योग को देखें तो उसके अंदर ये कंपोनेंट कौन कौन से, जहां पे उनके अंदर दृढ़ता हो, स्थिरता हो, नियंत्रण हो, है ना, समरसता हो, साम्यता, संतुलन हो, और क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ जैसे नेगेटिविटी ना हो, ईर्ष्या, द्वेष। ये तब आता है जब हम योग सच्चित अर्थों में अभ्यास में लाते हैं। तो एक हेल्दी मनुष्य का लक्षण क्या है? एक हेल्दी, पर्टिकुलर हेल्दी बीइंग अकॉर्डिंग टू योगा, जिसके अंदर ये कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से? जिसके अंदर ये आध्यात्मिक प्रवृत्तियां होंगी जो हमने शुरुआत में कहा था, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, उदारता, सज्जनता,
नैतिकता, पात्रता आजकल देखने में बहुत कम मिलता है, या कहिए कि ढूंढे नहीं मिलता। एक एक गुण कहीं कहीं मिल जाते हैं, पर गुण कम दिखावा ज्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू यू, हेल्थ का कंसेप्ट यही है कि हम प्राणिक स्तर पर, प्राण के स्तर पर बॉडी हमारी कृशकाय हो, न भीमकाय हो और न बहुत ज्यादा दुर्बल हो। कृशकाय मतलब जो, जिसको कहते हैं ना टफ बॉडी, दुबली पतली लेकिन अंदर से मजबूत, फिजिकली कृशकाय, और मेंटली बैलेंस्ड हो, कभी भी उसको क्रोध ना आए, उद्विग्नता ना आए, लोभ मोह अहंकार ना आए, और प्राणिकली, प्राण के स्तर पे ऑप्टिमम लेवल पे प्राण हो, ऐसा प्राण जो दूर से दिखाई दे। आप देखते हैं देवी देवताओं के चित्र जो देखते हैं उसमें ऑरा दिखता है, वो ऑरा तो चित्रकारों ने बनाया है, वो चित्रकार का अपना कंसेप्ट नहीं है, वो चित्रकार का विजुअलाइजेशन है। बड़े बड़े महान संतों योगियों को जब आप देखते हैं तो उनके चेहरे से एक आभा प्रतीत होती है, वो आकर्षण होता है। जो रियल योगी होगा, जो सचमुच आध्यात्मिक गतिविधियां रोज कुछ न कुछ करता हो, उसका चेहरा बहुत सुंदर ना होते हुए भी आकर्षक होता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक पर्सनालिटी। उसकी बातों में, उसकी बातें सुनना अच्छा लगता है, उसके साथ बैठना अच्छा लगता है, उनके विचारों में अपने आप को, उनके विचारों को फॉलो करना अच्छा लगता है। उनकी वाणी में एक वजन होता है, जिससे कि वो न कि केवल सामने वाले व्यक्ति को बल्कि कभी कभी पूरे पूरे सामाजिक ढांचे को बदलने का मादा रखते हैं। आप उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, कृशकाय शरीर, आकर्षक व्यक्तित्व, वाणी में प्रखरता, है ना। तो हम आदर्श, यदि हेल्थ के मामले में देखना चाहें, योग के मामले में देखना चाहें, तो ऐसे आदर्श योगियों का व्यक्तित्व जब हम देखते हैं तो उससे हमारा पूरा हेल्थ का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो एज पर योग, हेल्थ क्या है? हेल्थ है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और प्राणिक स्तर पर, विशेष रूप से प्राण के स्तर पर हमारा उत्कृष्ट स्तर पर होना। और रोग क्या है? इस प्राण की कमी, प्राण तत्व की कमी हमें रोगी बना देता है। आप देख लो, किसी भी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को आप देखोगे तो उससे आपका बात करने का मन नहीं करता है। उसको दूर से ही देख के उसके अंदर, उसके चेहरे के माध्यम से, उसके शरीर के, या कहिए कि उसके हाव भाव से वो नेगेटिविटी दिखती है, उसका एनर्जी लेवल डाउन होता है। अच्छा, ऐसे लोगों का भी एनर्जी लेवल डाउन होता है जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं, जो ईर्ष्या द्वेष से भरे होते हैं, जो इधर की उधर लगाते हैं, जो चुगली करते हैं, है ना, जो समाज में नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे लोगों का भी जो ऑरा है वो कमजोर होता है, और जो आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं उनका जो ऑरा है वो परफेक्ट होता है। वो क्या है? बस प्राण तत्व है। वही प्राण है जो वहां पे दूषित प्राण है, जो रोगों को उत्पन्न कर रहा है, और वही प्राण है जो स्वच्छ प्राण है, शुद्ध प्राण है। प्राण तत्व यदि ऑप्टिमम है तो वो आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बना रहा है। तो यदि हेल्थ के कंसेप्ट को देखें तो फिजियोलॉजिकली हमारे बॉडी के 5 कंपोनेंट्स हैं फिजिकल हेल्थ के।
और उसमें से हम यदि अब ये कंसेप्ट को छोड़ दें, उस हेल्थ एंड डिजीज के मॉडर्न कंसेप्ट पे आ जाएं, तो फिजिकल हेल्थ के 5 कंपोनेंट, जिसमें से हम क्या क्या मेजर करते हैं। सबसे पहले हम मेजर करते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, दूसरा रेस्पिरेटरी फिटनेस, तीसरा मसल्स स्ट्रेंथ, चौथा बॉडी कंपोजिशन, और पांचवा फ्लेक्सिबिलिटी। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार, मॉडर्न साइंस के अनुसार फिजिकल हेल्थ के 5 कंपोनेंट हैं। पहला कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, यानी हमारा हार्ट का और आर्टरीज एंड वेन्स का फिटनेस जो है वो फिजिकल हेल्थ का पहला कंपोनेंट है। दूसरा है रेस्पिरेटरी फिटनेस, हमारे सांस की प्रक्रिया बेहतर होनी चाहिए, उसके लिए जो भी मेजरमेंट्स हैं, जैसे बेसिकली हम स्पायरोमेट्री से चेक करते हैं, पीएफआर, एमवीवी, एफवीसी, है ना। तो ये चीज़ें जो मेजर करने लायक चीज़ हैं, उनको हम फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत देखते हैं। तीसरा है मसल स्ट्रेंथ, जो आप फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे मसल स्ट्रेंथ देखी जाती है, खिलाड़ियों का देखा जाता है। और चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी, और पांचवा है बॉडी कंपोजिशन। ये सारी चीज़ें हम लोग लैब में टेस्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ के लिए 6 कंपोनेंट। पहला है एडिक्वेट कांटेक्ट विथ रियलिटी। हमारा सच्चाई से सामना होना चाहिए, यथार्थ का ज्ञान होना चाहिए। जनरली क्या होता है, हम सच्चाई से भागते हैं, जानते हुए भी इग्नोर करते हैं या अवॉइड करते हैं। हमारी क्या वीकनेसेस हैं, हमारा क्या स्ट्रेंथ है, वैसे तो हमें पता ही नहीं होता। आपको यदि पूछा जाए कि आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है और आपका सबसे वीक पॉइंट क्या है, कल बताना सोच के, ठीक है ना। अभी तो नहीं ये समझ में आ रहा होगा। जनरली हम अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं करते। हाँ, दूसरे की कमियां बताना फटाफट बता देना, तो कोई बात नहीं, दोस्तों का सहारा ले सकते हैं। आपके दोस्त आपको बेहतर बताएंगे। इसीलिए कहा जाता था, कबीरदास ने कहा हुआ है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। आपका स्वभाव यदि कोई ठीक कर सकता है तो आपका जो असली दोस्त है वो करेगा। वो जो आपसे लाभ लेने के चक्कर में आपके आसपास मंडरा रहा है वो तो नहीं, वो सत्य बोलने की गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो सत्य बोलेगा, आप नाराज हो जाओगे, फिर दोस्ती खत्म हो जाएगी। अब दिक्कत ये है कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये हमारा हित चाहने वाला है, इसलिए हमको सही बता रहा है। तो फिर आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, वो आपको पता होनी चाहिए। ये मेंटल हेल्थ का पहला क्राइटेरिया है, एडिक्वेट कांटेक्ट विथ रियलिटी। सच्चाई क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है कंट्रोल ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशन। आपके विचार और जो कल्पना है ना, उसमें कंट्रोल होना चाहिए। जनरली क्या होता है, हम लोग भावनाओं की बड़ी लंबी लंबी उड़ान भरते हैं ना। जैसे आपने इंटरमीडिएट किया होगा, कितनी ऊंची ऊंची सोच थी,
क्या क्या कर लेंगे। फिर ग्रेजुएशन में गए तो कुछ रियलाइज हुआ, थोड़ा रियलाइजेशन होता है कि अरे ये तो नहीं हो पाएगा हमसे, अच्छा देखते हैं यही ट्राई करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा और जमीन पे आते हैं, और हालांकि अभी भी थोड़े थोड़े इमेजिनेशन बाकी होंगे, लेकिन पीएचडी होते होते वो भी हो जाएगा, सच्चाई से सामना हो जाएगा। तो ये है मेंटल हेल्थ के अंतर्गत दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आपके थॉट्स और इमेजिनेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। वो तब होगा जब आपका यथार्थ से सामना हो, जब आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तभी आप अपने विचारों और भावनाओं पे और कल्पना पे नियंत्रण रख पाएंगे। अदरवाइज वो आप रोज रात में या दिन में बड़े बड़े सपने देखेंगे जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होगा। तीसरा है इफिशियंसी इन वर्क एंड प्ले। आपके कार्य में और थोड़ा सा मनोरंजन के लिए खेल में, खेलना जरूरी है, इसमें थोड़ी आपकी इफिशियंसी होनी चाहिए। भले आप चेस ही खेलो, भले आप वो गिल्ली डंडा ही खेलो, कुछ खेलना चाहिए। इससे क्या है, आपके मेंटल हेल्थ का जो पैमाना है, इससे खेलने से क्या होता है, हम हारते या जीतते हैं, रोज नहीं जीतते रोज नहीं हारते, कभी हारते कभी जीतते हैं। तो इससे क्या है कि हमें हारने जीतने से जो सामना होता है, इससे हम मानसिक रूप से दृढ़ बनते हैं। आजकल 10वीं 12वीं के बच्चे रिजल्ट आते ही सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आज तक उनका फेलियर से सामना ही नहीं हुआ, और जब उनका सच्चाई से सामना होता है तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए उनको अब कुछ 1-2 साल से खेल पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हालांकि कोरोना ने बहुत डिस्टर्ब किया, लेकिन तब भी कहिए कि उनको प्रेरित किया जाता है कि आप आउटडोर्स खेलो, खेलने से और थोड़े काम भी करो, फिजिकल एक्टिविटीज करो, घर के कामों में सहयोग करो, थोड़ा पेन उठाना शुरू करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हम बड़े और मुश्किल और संकट की घड़ी में उन परिस्थितियों से, उन चुनौतियों से लड़ना सीख जाते हैं, या कहिए कि छोटे छोटे स्टेप लेने के बाद हम बड़े स्टेप भी ले सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ के लिए तीसरा कंपोनेंट है वर्क और प्ले में इफिशियंसी। अच्छे से खेलना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। चौथा है सोशल एक्सेप्टेंस। जो हमने हेल्थ को डिफाइन करने वक्त कहा था कि सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो जब तक आप सामाजिक नहीं बनेंगे, आपको न समाज एक्सेप्ट करेगा न आप समाज को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप मनुष्य होने का जो एक बहुत बड़ा लाभ है उससे वंचित है। हमारे से पुरानी पीढ़ियां जितनी थी, उनको देखो आपस में मिलते हैं तो कितना इमोशन से मिलते हैं, गले मिलते हैं, रोने लगते हैं। पुराने बुजुर्ग लोग जब आपस में मिलते हैं तो अपनापन ज्यादा था उस समय। और उनके पुराने की सोचो, और उनके पुराने की सोचो, उस समय में मानवता बहुत गहरी थी। ऐसे नहीं चलते फिरते मार दिया। अभी देखो अमेरिका में हर 2-3 महीने में, 4 महीने में एक घटना आ जाती है, फलाने ने निकाला पिस्तौल और 12-15 को मार दिया, उसने 32 को मार दिया, वहां गोलियां धर धर चला दी। क्या वहां इमोशन ही नहीं है, मानवता ही नहीं है, सामाजिकता सिखाई नहीं जाती। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हमें, चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हमारे अंदर एक सामाजिक सद्भाव होना चाहिए। सामाजिक गतिविधियों में हमें भाग लेना चाहिए, इतना भाग लेना चाहिए कि अगली बार कोई सामाजिक गतिविधि हो तो वो व्यक्ति याद करे हमें, करे यार वो आदमी था
उस बार उसने बढ़िया काम किया था, किधर है, ढूंढो उसको, है ना। तो आपकी सोशल एक्सेप्टेंस हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, व्यक्ति आदमी खड़ा हो गया, अरे यार हटो यार, वो पता नहीं वो आ रहा है, चलो चलो चलो, उसके सामने नहीं पड़ना। ऐसे लोग मिल जाते हैं, उसको देखते ही आदमी रास्ता बदल देता है। ऐसी कहीं आपकी छवि तो नहीं बन रही है, जस्ट ऑब्जर्व। और यदि बन रही है तो जबरदस्ती घुसो और अपने आप को एक्सेप्ट करवाओ, वरना धीरे धीरे आप समाज से कट जाएंगे। और अल्टीमेटली क्या है, इससे हम मानसिक रूप से बीमार पड़ते जाते हैं। इससे हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगता है। फिर हम अंदर से क्या होता है, अंदर से उनके प्रति द्वेष और रिग्रेशन पैदा होता है। अच्छा, मेरे को वहां पे उसने इंसल्ट किया, मेरी तरफ देख करके ऐसे व्यंग भरी नजरों से देखा, तो हम भी उसका बदला लेंगे। तो रिग्रेशन और गिल्ट और इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो यहीं से डेवलप होते हैं, और डेवलप होते होते फिर मानसिक बीमारी तक पहुंच जाते हैं। तो चौथा कंपोनेंट है सोशल एक्सेप्टेंस। पांचवा है पॉजिटिव सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में एक बहुत ही बारीक सा अंतर है। कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट कब ईगो में कन्वर्ट हो जाता है हमें पता ही नहीं पड़ता। पॉजिटिव सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कोई हमारे ऊपर रोज ही व्यंग कर रहा है, फप्ती कस रहा है और हम जो है हैं करके टाल रहे हैं। नहीं, हम, हमारे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी कहा करते थे, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण प्राणी हो, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो ये है कि अपना महत्व बनाइए, अपना अहंकार नहीं डेवलप करिए। सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, और इसके बगैर हम मानसिक स्वास्थ्य गेन नहीं कर सकते। और अंतिम है हेल्दी इमोशनल लाइफ। हम जहां कहीं भी रह रहे हैं, उसमें जिस भी जीवन को जी रहे हैं, उसमें इमोशन होना चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। घर में, परिवार में, समाज में, ऑफिस में, जहां भी, जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, दूसरों के प्रति संवेदना। अब ऐसा नहीं कि दूसरे हमारे प्रति संवेदना व्यक्त करें और हम संवेदना दिखाएं ना। हेल्दी इमोशनल लाइफ, ये छह कंपोनेंट्स हैं जो मेंटल हेल्थ को परिभाषित करते हैं। अब यदि ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, फिजिकल और मेंटल लेवल पे हम आ गए, तो प्राणिक और स्पिरिचुअल लेवल पे क्या क्या करें। हमारे कई सारे और कंपोनेंट हैं और क्राइटेरियाज हैं, जिसको कि हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं। क्या इसके कई सारे क्वेश्चनर्स अवेलेबल हैं स्पिरिचुअल हेल्थ के। आप जब वेबसाइट पे सर्च करोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। स्पिरिचुअल हेल्थ का कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअल हेल्थ के क्वेश्चनर्स, फिजिकल हेल्थ के, जनरल वेलबींग के तो आपको मिल जाते हैं बहुत आसानी से। अब क्या है, अब स्पिरिचुअल हेल्थ के भी मिलने लगे हैं। तो वही जो हमने कहा था, कार्डियक, सॉरी ये तो फिजिकल का हो गया, कार्डियक वाला। जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, तो फिर आपको स्पिरिचुअल हेल्थ के कंपोनेंट्स, आपको उसके क्वेश्चनर्स अवेलेबल हैं, उसको आप देखिए। जिसमें हमने कहा था प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, उदारता, नैतिकता, सज्जनता और एक्सेप्टेंस, जिसको हमने कहा था सबसे बड़ा पात्रता। हेल्थ को आपने समझ लिया, डिजीज को आपने समझ लिया,
अब हम उस पॉइंट पे आते हैं कि इसका हम आज के ज़माने में जो आपका टॉपिक है रिसर्च से रिलेटेड, इसका हम रिसर्च के फील्ड में कैसे उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इसी टॉपिक पर या इससे रिलेटेड टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। तो दो या तीन एरियाज में आप वर्क कर सकते हैं। पॉसिबल एरिया क्या क्या है? एक तो फिजिकल हेल्थ वाला हो गया, जिसमें सामान्य जनों के फिजिकल फिटनेस की आप बात कर सकते हैं और वो कितना हेल्दी है। तो जितने पैरामीटर्स हमने बताए मूल रूप से उन पैरामीटर्स को आप चेक कर सकते हैं। जैसे पहली हमने बताई थी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज, उसमें हमने पल्स देख लिया, हार्ट रेट देख लिया, ब्लड प्रेशर देख लिया, है ना, कार्डियक आउटपुट देख लिया, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV कहते हैं। ये कुछ ऐसे कॉमन पैरामीटर्स हैं जो आसानी से आप मेजर कर सकते हैं, इसमें खर्चे कम आएंगे, है ना। क्योंकि आप जब भी कोई पैरामीटर लेंगे तो यदि आप SRF या JRF हो तो आपको यदि फंड मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो। वरना कई सारे और कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज को मेजर करने वाले जैसे कार्डियोग्राम है, एंजियोग्राम है, या जो डिफरेंट हम टेस्ट करवाते हैं उन सबको मेजर किया जा सकता है। दूसरा पैरामीटर हमने दूसरा कंपोनेंट लिया था वो रेस्पिरेटरी एरियाज में। तो आप उसमें आप पहले तो रेस्पिरेशन रेट देख सकते हैं, स्पायरोमेट्री से FVC, MVV, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम और PEFR, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। ये कुछ 3-4 ऐसे पैरामीटर्स है जिसको कि आप मेजर कर सकते हैं। एक बार रिपीट करिए प्लीज। PEFR, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट PEFR, MVV मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम, FVC फोर्स वाइटल कैपेसिटी। थोड़ा तो इस पे हमारा एक वेबसाइट है indianyoga.org, है ना। इस पे आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। ये जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड लाइफ साइंसेस, योग पे बेस्ड रिसर्चेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें आप यदि जाएंगे, हमारे कई सारे रिसर्च इसमें पब्लिश भी हैं, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये पैरामीटर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, कई सारे मिल जाएंगे, इसमें ऑलरेडी वर्क हो रखा। तो एक हेल्दी पर्सन का ये कुछ पैरामीटर हम लोग मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा मसल्स स्ट्रेंथ, मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है,
इन पैरामीटर्स को आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। जॉइंट्स कितना फ्लेक्सिबल है, ये सारे मेजरमेंट आपको उपलब्ध है। उसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए कई सारे क्वेश्चनर्स हैं, जैसे हमारा स्ट्रेस एक पैरामीटर है, एंजाइटी एक पैरामीटर है, डिप्रेशन एक पैरामीटर है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी पेशेंट को ही देखेंगे। एक हेल्दी व्यक्ति के अंदर भी कुछ न कुछ स्ट्रेस होता है, कुछ न कुछ एंजाइटी होती है। तो हम उस व्यक्ति के इस मेजर जो पैरामीटर्स हैं उसको देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा उसके पॉजिटिव हेल्थ को देखने के लिए, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को देखने के लिए कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, क्रिएटिविटी है, सोशल एडजस्टमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसको कि आप हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ के पर्पज से मेजर कर सकते हैं। इन सब के क्वेश्चनर्स अवेलेबल हैं, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चनर्स अवेलेबल हैं जो सारे मेंटल हेल्थ को एक साथ मेजर करते हैं, उसको मेंटल हेल्थ बैटरी करके। ये भी क्वेश्चनर आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। किसी भी साइकोलॉजिकल सेंटर में ये क्वेश्चनर आपको मिल जाएंगे, तो आप इससे भी मेजर कर सकते हैं। इसको भी अपना रिसर्च का टॉपिक बना सकते हैं। हालांकि इतने हल्के हल्के पैरामीटर्स आपको नहीं लेने चाहिए, ये मैं केवल कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं। फिर तीसरी हमने कही थी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। स्पिरिचुअल हेल्थ के क्वेश्चनर्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें फॉरेन राइटर्स के, फॉरेन ऑथर्स के टूल्स तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप गूगल पे देखेंगे तो मिल जाएगा। अब कुछ हिंदी वर्जन भी आ गए हैं, कुछ हमारे जान पहचान के स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है और उसका हिंदी वर्जन डेवलप किया है, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसको, उस टूल को यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया हेल्थ के कई सारे कॉमन डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है। ऐसे पेशेंट्स के ग्रुप को आपने लिया, उनके प्री पोस्ट लिए, प्री टेस्ट लिए, योग कराया, फिर पोस्ट टेस्ट लिए। लेकिन ध्यान रहे कि अब के जमाने में प्री पोस्ट टेस्ट जो है, प्री पोस्ट वाला जो रिसर्च है, वो उतना वैलिड नहीं माना जाता। उसके लिए कंट्रोल ग्रुप का होना जरूरी है। तो जब भी कोई ग्रुप आप लेंगे अपने स्टडी पर्पज के लिए, रिसर्च पर्पज के लिए, तो जितने लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होंगे उतने ही कंट्रोल ग्रुप में होने चाहिए, फिर आपको वो रिसर्च वैलिड होगा। तो जिस भी डिजीज के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं, हालांकि अभी और डिटेल में हम जाएंगे अगले क्लासेस में, यहां हम जनरल हेल्थ की बात कर रहे थे, जनरल डिजीज की बात कर रहे थे। तो जनरल हेल्थ बैटरी भी मिलती है, जनरल मेंटल हेल्थ बैटरी भी मिलती है। इन सब के माध्यम से आप अपने रिसर्च को अंजाम दे सकते हैं, रिसर्च की शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिजीजेज हैं वो तो फिजिकल लेवल पे भी है, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी है। साइकोलॉजिकल कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे बच्चों को देखें, तो बच्चों को देखेंगे, उसमें देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अटेंशन कम होता है, उसको कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो यदि आप किसी बच्चों के समूह पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप इस पैरामीटर को लेकर के
वर्क कर सकते हैं। पैरामीटर क्या है? ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक हो सकता है जिसपे अभी वर्क कम हुआ है। ऐसे आपको कई सारे बच्चे मिल जाएंगे। आजकल ये फोन का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो सबने क्या किया है, सबने अपना टेंशन कम करने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया है। और बच्चे क्या हो गए हैं, बच्चे उसी का शिकार हो गए। उसकी वजह से वो क्या है, उनके उनके हाथ में वो खिलौना लग गया, जल्दी 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 चलने वाला। अब उसको सब कुछ जल्दी चाहिए, और वो 1 मिनट के अंदर 10 एक्टिविटी करता है, इधर गिराता है उधर पढ़ाता है। मतलब कुछ उसको समझाओ तो सुनने का प्रयास कम करता है, उसके समझ में भी कम आता है। क्यों? अटेंशन डेफिशिएंट, अटेंशन की कमी है, और हाइपर एक्टिव होता है। ऐसे बच्चों की भरमार है, आप जहां ढूंढेंगे वहीं मिल जाएंगे। इन बच्चों के ऊपर योगाभ्यास का प्रभाव खूब अच्छा देखा जा सकता है। कुछ छोटे मोटे रिसर्च वर्क हुए भी हैं, रिसर्च पेपर छपे भी हैं। इस एरिया में आप वर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मेजरमेंट टूल्स खुद डेवलप कर सकते हैं, या जो डेवलप टूल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। दूसरा है अभी जो ज्वलंत, बहुत ही ज्वलंत है, वो है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आजकल जैसे युद्ध होते हैं, महामारियां हुई, कई सारे लोगों को कई सारे त्रासदियों का सामना करना पड़ता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, तो इसमें काफी सारे जान माल की हानि होती है। तो जो खास करके हमारे उत्तराखंड में आई है, तो हर साल यहाँ पे जो है बादल फट जाता है, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, वो ट्रॉमा है। या अभी रसा में यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कहीं कहीं युद्ध होते रहते हैं दुनिया भर में, अमेरिकी फौजें कहीं ना कहीं लड़ते रहती हैं, वहां पे बहुत ज्यादा है ये समस्या। पोस्ट ट्रॉमा, ट्रॉमा के बाद उनको जो स्ट्रेस होता है, उन्होंने जन हानि देखी है, बहुत सारी त्रासदी देखी है। उस त्रासदी के बाद उनको मानसिक रूप से दृढ़ होने में समय लगता है। तो उस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पे काम हो सकता है, PTSD पे। ये एक ज्वलंत मुद्दा है और आपके लिए एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। पॉसिबल एरियाज यदि आप देखना चाहें तो आप इनके हेल्दी लोगों के ऊपर भी कई सारे पैरामीटर्स हमने बताए, उनके ऊपर, बीमार लोगों के ऊपर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, हिमेटोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल पैरामीटर्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स हैं, उनके सामाजिक स्वास्थ्य के मेजरमेंट कर सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में जाकर के आप जो वहाँ के सेवा देने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनके ऊपर योग का प्रभाव देख सकते हैं। कैदियों के ऊपर आप प्रभाव देख सकते हैं, पुलिस के ऊपर आप प्रभाव देख सकते हैं। जो सो कॉल्ड हेल्दी लोग हैं उनके ऊपर हम ये पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। ये सारे पॉसिबल एरियाज हैं, इस पे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, जिसमें से हमने 2-3 जो आपको विशेष रूप से जोर दे के बताया, उसको आपने नोट भी कर लिया होगा। आगे भी ऐसे पॉसिबल एरियाज पे चर्चा करते रहेंगे। आज हमें लगता है कि लगभग 1.5 घंटा हो गया। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। आपका माइक म्यूट है शायद, कुछ बोल तो रहे हैं आप।
मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कह रहे हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, थोड़ा बहुत जो समय हो पाता है मैं भी चुपके से बैठ के किनारे सुन लेता हूँ। जी जी जी। ठीक है सर, कल हम लोग फिर सुबह इसी और तरह से सब 3 बजे जुड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्लास अच्छी लग रही है, बच्चों को ठीक लग रहा है? जी सर, हाँ बता रहे हैं बहुत कि ठीक लग रही है, बढ़िया लग रही है। बाकी ये लोग सुनना चलो ठीक चाहेंगे है तो तब। मैं इसको ये वहाँ ड्राइव में भी रिकॉर्ड हो रही है, जो R&D में सीधे जा रही है, और मेरे अच्छा पास अच्छा भी रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, तो ये रिकॉर्डिंग हमें भी दे दीजिएगा, कहीं काम आएगा।